भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से विवाह के परिणय सूत्र में बदले जा रहे सभी मेरे भाई बहनों को, मेरे बेटे बेटियों को, भांजे भांजियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान शिव और माता पार्वती से आप सबके मंगल में दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूं कि माता पार्वती का आशीर्वाद आपको मिले, भगवान महादेव का आशीर्वाद आपको मिले। भाइयों बहनों, ये सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम कोई सामान्य समारोह नहीं है, ये सामान्य समारोह नहीं है, बल्कि सशक्त समाज की एकता के रूप में करुणा और सहयोग का भी प्रतीक है। इस प्रकार से मुझे भाई सुमित जी ने बताया कि बहुत सामान्य स्थितियों में रहने वाले सभी का मांगलिक कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि मैं भी आप सबके परिवार के एक सदस्य के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं और हमारे इन बेटे बेटियों, इन भाई बहनों के इस समारोह में आपके एक अभिभावक के रूप में भी उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, कन्यादान को हमारे समाज में बहुत पवित्र कार्य माना गया है और मुझे गर्व है कि आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मुझे भी इस महत्वपूर्ण क्षण का, इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का, संस्थाओं का तथा उन व्यक्तियों का भी साधुवाद देना चाहता हूं जिनके एकीकृत प्रयासों से, सबकी एकता से, सबके संगठन से और सबके मेल मिलाप से ये बहुत ही शानदार महाशिवरात्रि के अवसर पर ये विशिष्ट आयोजन हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस मंदिर का निर्माण दान की भूमि पर किया गया है और इस मंदिर की सेवादारी में खटीमा के प्रत्येक समाज से लगभग 5000 परिवार जुड़े हुए हैं। मैं अभी मुझे उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ, हमारे मोले सिंह जी और नीपा देवी जी, आप सभी, आप दोनों को मैं हृदय से आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने महादेव के इस प्रांगण के निर्माण में इतना बड़ा पवित्र काम किया है। भाइयों बहनों, खटीमा हमारा एक फूलों की एक ऐसी बगिया है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग आपस में मिलकर प्रेम भावना से, सहयोग की भावना से यहां पर रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि खटीमा एक लघु भारत है। अगर एक मिनी इंडिया का स्वरूप कहीं पर दिखता है तो कहीं दिखता है तो खटीमा में दिखता है। पूरे साल भर कार्यक्रम यहां पर होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अभी हमने देखिए एक साथ कुछ दिनों पहले जनवरी माह में जहां उत्तरायणी का कौतिक मनाया, उत्तरायणी मनाई, घुघुतिया त्योहार मनाया, वहीं हमने लोहड़ी का भी आयोजन हुआ यहाँ पर। अभी बैसाखी का भी आयोजन होने वाला है, उसका भी मुझे निमंत्रण पहले मिल गया है। मकर संक्रांति का कार्यक्रम अनेक स्थानों पर यहां होता है, माघी का कार्यक्रम होता है कई स्थानों पर। अभी होली आ जाएगी, होली भी हमारे यहाँ कई प्रकार की होती है, गाने वाली, बैठकर खेलने वाली, कहीं रंग की होली, कहीं भंग की होली, कहीं थलवाट की होली। कौन सी प्रेम सिंह जी आपके यहाँ जो होती है? कहीं सामान्य होली, मरी होली, मिलने वाली होली, कई प्रकार की होलियों का आयोजन किया जाता है और पूरे साल भर कार्यक्रम चलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारा जो खटीमा क्षेत्र है ये लघु भारत है
ये मिनी इंडिया है, जिसको आगे बढ़ाने का काम आप सब करते हैं। और इसी भावना का उदाहरण यह आज का ये सामूहिक विवाह समारोह भी है। भाइयों बहनों, बेटियां केवल किसी घर की जिम्मेदारी नहीं होती हैं, बल्कि वो समाज की अमूल्य धरोहर होती हैं। वो एक घर को ही नहीं, बल्कि दो दो घरों का रोशन करने का काम कोई करता है तो हमारी बेटियां करती हैं। जब वो सशक्त बनती हैं तो प्रदेश सशक्त बनता है, समाज सशक्त बनता है और राष्ट्र सशक्त बनता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने भी राज्य में बेटियों के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कई सारे काम हम प्राथमिकता के साथ राज्य के अंदर कर रहे हैं। चाहे बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करके उनको छात्रवृत्ति देनी हो, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बेटी को साइकिल देनी हो, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देनी हो, या फिर विधानसभा में विधेयक लाकर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमने विधानसभा में विधेयक लाकर, कानून बनाकर राज्य के अंदर राज्य की 30% सभी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। भाइयों, हमारी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मुझे आज ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि अभी हाल ही में हमारे उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और उन 38वें राष्ट्रीय खेलों की यत्र तत्र सर्वत्र प्रशंसा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं आज इस समारोह में कि आप सबके माध्यम से उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि एक तो उन्होंने सबसे पहले हमारे राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी दी, हमको मेजबानी का अवसर दिया। ये खेल आयोजन करवाने के लिए अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल के मैदान, खेल के स्थान, उनको अच्छा बनाने के लिए, भविष्य के लिए तैयार करने के लिए हमको मौका मिला। वहीं इन राष्ट्रीय खेलों के समायोजन के बाद जो अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का मन की बात का कार्यक्रम होता है, जो विश्वव्यापी कार्यक्रम है मन की बात, उस मन की बात में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य की प्रशंसा करी, जिसमें हम मेडल लाने में भी हम 25वें स्थान पर होते थे, 25वें स्थान से 7वें स्थान पर आ गए। और अगर मैं मेडलों की संख्या की बात करूं तो संख्या के मामले में हम 4थे स्थान पर आ गए। और इससे बड़ी खुशी की बात है जहां ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है कि उसमें सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त करने वाली हमारी बेटियों ने अधिक मेडल लाकर प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम भी किया है। मैं यहां पर उपस्थित हमारे सभी नवविवाहित जोड़ों से कहना चाहता हूं कि विवाह के पश्चात एक दूसरे को समझने का काम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, परस्पर विश्वास बनाए रखें। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान हो चुका है। 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे खुलेंगे कपाट। ब्रह्म मुहूर्त में 7 बजे खुलेंगे कपाट। तो आपको बताते चले, ब्रह्म मुहूर्त में 7 बजे कपाट खुलेंगे। 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे खुलेंगे कपाट। तो वहीं आपको बताते चले कि ब्रह्म मुहूर्त में 7 बजे कपाट खुलेंगे। केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान हो चुका है, जो 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे खुलेंगे। साथ ही आपको बताते चले, ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खुलेंगे, 7 बजे कपाट खुलेंगे। केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान, साथ ही 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे कपाट खुलने। भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी बात, जो 2 मई 2025 की सुबह 7 बजे कपाट खुलेंगे। केदारनाथ को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत ही भाव रहता है। केदारनाथ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक नई बड़ी बात सामने आई है, जहां आपको बताते चले कि केदारनाथ के कपाट खुलने का मुहूर्त निकल चुका है, ऐलान हो चुका है। 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे से
कपाट खुलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में 7 बजे कपाट खुलेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा स्थित प्रसिद्ध वनखंडी शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचकर भगवान शिव की दर्शन किए और राज्य की समृद्धि, खुशहाली और जनता की भलाई के लिए आशीर्वाद लिया। वनखंडी शिव मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री ने के मंदिर में दर्शन करने से क्षेत्र के स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही आपको बताते चले, पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य के विकास कार्यों पर भी जोर दिया और आगामी योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। जहां पूरे देश में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के दिन को महाशिवरात्रि के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं देहरादून में पुछवादून में क्षेत्र में भी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। शिव भक्त भगवान शिव को अपनी भक्ति भाव और आस्था के जरिए खुश करना चाहते हैं। आज भगवान शंकर का विशेष दिवस है। आज के दिन ही भगवान शंकर का विवाह माँ पार्वती के साथ में हुआ था और तब से यह जो विवाह है ये शिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है। और हमारा जो भोले शंकर का मंदिर है बहुत पौराणिक मंदिर है और यहाँ पर दूर दराज के लोग आते हैं, जौनसार बाबर और हिमाचल के, जौनपुर के, अन्य प्रदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं। बड़ी आस्था है यहाँ पर लोगों की। तो वहीं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत लोगों ने से निकायों में सफाई व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। नगर आयुक्त देहरादून नमामि बंसल ने लोगों से अपील की कि सभी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने की भी लोगों से अपील की है। जो भी हमारे अब भारत सरकार द्वारा ये बहुत बड़ा अपने आप में एक कवायद रहती है और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे किया जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो विभिन्न मानक तय किए गए हैं उन्हीं के अनुरूप नगर निगम द्वारा भी योजना बनाई गई है कि किस प्रकार से विभिन्न मानकों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक पैरामीटर पर अच्छा प्रदर्शन करना है। उसमें जनमानस की भागीदारी को लेकर विशेष रूप से यही अपील है कि जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं, कमर्शियल यूनिट्स हैं, सभी सोर्स सेग्रीगेशन के लिए सहयोग करें और सोर्स सेग्रीगेशन करते हुए ही गीला और सूखा कचरा अलग अलग गाड़ी को दें। इसके अलावा जितने भी कॉमन स्पेसेस हैं, रोड्स हैं, आपके सराउंडिंग एरियाज हैं, उन सभी में भी किसी प्रकार की लिटरिंग ना करें और अन्य लोगों को भी इससे रोकें। दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने और अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए इसके लिए सहयोग करें। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भराड़ीसैंण में पूर्व में घोषित अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर शोध केंद्र कार्यालय का उद्घाटन किया। इससे पूर्व उन्होंने जनपद के तमाम अधिकारियों से गैरसैंण में क्षेत्र में राज्य सरकार के तहत चलाई जा रही अनेक विकास योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा कार्य के लिए आवश्यक कार्य व ई सिस्टम के कार्यों का निरीक्षण भी किया। साथ ही गैरसैंण विधानसभा परिसर के पास भराड़ीसैंण में उद्यान विभाग के तहत लगाए जा रहे 2519 में सेब पौधों और निरीक्षण और पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को जन समस्याओं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया।
हो रही हैं। एक तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान शुरू होने जा रहा है, दूसरा ई नेवा का जो स्वरूप होगा, जिसमें हम टैबलेट्स के माध्यम से अब सदन को चलाएंगे और धीरे धीरे करके पेपरलेस होने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इस बार देहरादून में भी हमारे क्वेश्चन आंसर, एजेंडा और बजट हम लोगों ने अपने टैबलेट से किया। अभी बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग भी सीख रहे हैं, हमारे अफसरान भी सीख रहे हैं, विधायक जो हमारे भाई बहन हैं वो भी सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे वही चीज़ हम भराड़ी सैन में करने जा रहे हैं, जहाँ टैबलेट के माध्यम से अब हम सदन को चलाएंगे। और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान है, 2015 में आदरणीय हमारे जो लेट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हैं, उन्होंने दिया था और अभी हम लोगों ने इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है विधानसभा उत्तराखंड के साथ, जहाँ एक तरफ IIT रुड़की, IIM काशीपुर, दून यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बच्चे शोध में, ट्रेनिंग में, रिसर्च में हमारे साथ कार्यरत होंगे और किस तरह से पॉलिसी रिसर्च में रिसर्च करके किस तरह से वो पेपर्स बना सकते हैं, गवर्नेंस को और कैसे हम सुदृढ़। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के तहत पहाड़ियों के खिलाफ अपशब्द कहने और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के तहत कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला को फटकार लगाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस पर विरोध जताते हुए कांग्रेसियों ने आज सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चैनल को प्रणाम करता हूं और आप हमारी आवाज़, जो विपक्ष की आवाज़ आज सरकार तक पहुंचा रहे हैं, मैं प्रथम बात धन्यवाद करूंगा। तेज बोलना। और दूसरा, आप लोगों को पता है कि 18 तारीख से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ। ठीक है, आपको गैरसैंण में सुविधाएं नहीं मिली। एक समय मान्यवर वो था कि जिस समय विधानसभा सत्र जो है टेंटों में यहाँ पे चला है, और आप लोग सब लोग इस गैरसैंण का जो बच्चा उस समय 5वीं 6वीं में पढ़ता है वो उसका उदाहरण है। और आज सारी सुविधा होने के कारण गैरसैंण में सत्र न चलाना, इस गैरसैंण की अवहेलना करना। दूसरी बात, विधानसभा में इनके हमारे गढ़वाल क्षेत्र से 28 विधायकों में से इनके पास 25 विधायक इनके हैं और एकमात्र हमारे गढ़वाल से जनपद चमोली से लखपत बुटोला जी हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी विधानसभा अध्यक्षा इस तरीके से डांट रही है कि जैसे ये कक्षा 4 का विद्यार्थी होगा। और ये इस संदर्भ में हमने आज ये काले झंडे यहाँ पे दिखाए। और यदि ये प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा नहीं दिलाते हैं तो हम लोगों को जैसे उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन करना पड़ा, उस आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की, भाजपा सरकार की। इसका मेनली मुद्दा तो ये है कि जो बीजेपी सरकार है, तो उन्होंने जो सत्र इस भराड़ी से विधानसभा भवन में जो चलाना था, उसको वो लोग अपने ऐशो आराम के लिए सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं। और जो सत्र है उनका मेनली वो लोग देहरादून चला रहे हैं। जब सत्र समाप्त होने के बाद जो हमारी माननीय अध्यक्षा, विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी जी, आज जो यहाँ भराड़ी सैंण पहुँची है, तो मात्र एक यह है कि पिकनिक के तौर पर भराड़ी सैंण आई हुई है। दूसरा मुद्दा ये है कि उन्होंने विधानसभा भवन के अंतर्गत जब बुटोला जी पहाड़ के लोगों की आवाज़ उठा रहे, तो उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाना मतलब जायज़ समझा, बल्कि उनको उनकी जो वो लोग बोलना चाह रहे थे, उनको ये मुद्दे नहीं दिए गए कि वो पहाड़ के मुद्दों को उठा सके। हमारा विरोधाभास इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से एक संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग हम पहाड़ी लोगों के लिए किया गया है, उसके बाद रितु खंडूरी जी के द्वारा उनको कुछ नहीं बोला गया, लेकिन एक पहाड़ का पुत्र, पहाड़ का विधायक, पहाड़ की आवाज़ उठाने वाला लखपत बुटोला जब आवाज़ उठाया, तब रितु खंडूरी जी के द्वारा उनके साथ जो माननीय व्यवहार किया गया सदन में, हम उसके चलते आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का घोर विरोध करना आए हैं। इसलिए हमने काली पट्टी हमने सर में बांध करके झंडे लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और रितु खंडूरी जी गो बैक का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पहाड़ के लोगों के साथ छलावा किया है और पहाड़ के लोगों को। तो वहीं रानीपुर कोतवाली पुलिस को और 50,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और बदमाश के पैर में गोली मार दी। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर जिला चिकित्सालय ले गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार यह बदमाश रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है और अक्टूबर 2024 में शिवालिक नगर के ई-रिक्शा चोरी के मामले में गिरफ्तार होने के बाद होमगार्ड पर जानलेवा हमला कर फरार हो गया था।
उस पर 50,000 का इनाम था। मुठभेड़ की सूचना पर एसएसपी प्रेमनंद डोभाल, एसपी जितेंद्र मेहरा और अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति जो पूर्व में लगातार फरार चल रहा था, इसका नाम साबिर है और अक्टूबर माह में एक पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करने के बाद हमारे होमगार्ड विक्रम को इसने घायल किया था। इसमें ये लगातार फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश में भी थी और इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति आज अपने घर आ रहा है। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान इसको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें इसके द्वारा पुलिस पर फायर करके वहाँ से निकलने की कोशिश की। पुलिस ने इसको मौके पर ही न्यूट्रलाइज किया। इस क्रम में इसके पैर में गोली लगी थी, जिसे भी हॉस्पिटल लाया गया और डॉक्टर अभी इसकी स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मैं इस क्रम में बताना भी चाहूँगा कि यहाँ का सेक्टर भी बदमाश रहा है और 307 और 376 के तो वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज पूरे जिले में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु अपने पवित्र कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं, जहां लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। विशेष रूप से प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। टपकेश्वर महादेव मंदिर की विशेष मान्यता है कि यह हर साल महाशिवरात्रि पर सैकड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस मंदिर की मान्यता महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसे गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।